मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए, जिला कलेक्टर साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं मुनि दादा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और कलेक्टर सर को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें इस कार्यक्रम का। मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं पूजा सोनी से आग्रह करूंगा कि आप आए और मुख्य अतिथि महोदय को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मुख्य वक्ता इसी क्रम में यूपी संस्थान की सदस्य सुचित्रा कस्बल से आग्रह करूंगा। हरिमोहन दहाती जी रचना कोठारी जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और कार्यक्रम के संयोजक नितिन बजाज जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय एक बार मैं सरला जी और मुनि रागा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और जो इस बच्ची ने स्मृति की प्रस्तुति दी उस प्रतियोगिता में कि वो भी आ जाए। आपको भी हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सोनू शर्मा, उमा जी विशिष्ट। इस अवसर पर आप सभी आए। युक्ति सामाजिक सोच संस्थान के इस कार्यक्रम में आप सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर कार्यक्रम को बहुत गौरवान्वित किया। स्पेशली मैं इस कार्यक्रम के धन्यवाद पत्र मंचस्थ अतिथि कलेक्टर महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपनी व्यस्त भरी दिनचर्या में हमारे संस्थान के प्रोग्राम प्रस्तुति देना भी हर एक के बस का काम नहीं होता। कई दिनों तक रिहर्सल करनी होती है, बहुत सारे साधन और संसाधन जुटाने पड़ते हैं, गहने ड्रेसे, तब जाकर इतनी सुंदर प्रस्तुति दी जा सकती है। एक बार पुनः हम सभी आपके लिए ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर, आप खूब पढ़े, खूब नाम रोशन करें, घर वालों का, शिक्षकों का, सभी का, चूरू का भी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। आज के इस हवेली संरक्षण परिचर्चा कार्यक्रम में पधारे हमारे शहर के जिला कलेक्टर साहब श्रीमान सुराणा जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हम सबके बीच के अंदर अरविंद जी सर है, प्रोफेसर साहब, डीसी सर है, एससी सर है, अनुराग जी और टूरिस्ट दो गाइड हमारे पास मैटर से आए हैं। उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो नगर श्री का शानदार प्रागण हमें उपलब्ध करवाया आज के कार्यक्रम के लिए, उसके लिए मैं श्याम सुंदर जी सर का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को दिशा और गति देने में जिनका अमूल्य योगदान आ रहा है, सर का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कलेक्टर साहब के सामने मैं सभी का परिचय एक छोटा सा रखना चाहूंगा। हमारे जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है अरविंद जी शर्मा, इनके बारे में मैं आपको बातें बताना चाहूंगा। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा है। गिरीश चंद्र शर्मा आपके पिताजी का नाम। आप 15 अगस्त 1955 को आपने जन्म लिया। बाबला हायर सेकेंडरी स्कूल में आपने शिक्षा ली। उसके बाद आपने लोहिया कॉलेज से आपने स्नातक किया। डूंगर कॉलेज बीकानेर से हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा आपने ग्रहण की। पर्यटन में होटल मैनेजमेंट में राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने डिग्री ली। भारत सरकार के आप टूरिस्ट गाइड हैं। मैक्स मूलर भवन पूना में जर्मन भाषा की आपने शिक्षा ली। एलायंस फ्रांसिस पेरिस में फ्रेंच भाषा की आपने शिक्षा ली। कासल मंडावा होटल का आप संचालन करते हैं। टूरिस्ट गाइड के रूप में आपने पूरे भारत में काम किया है। शेखावाटी को पर्यटन मानचित्र पर लाने का सार्थक विशेष प्रयास आपने किया है। भित्ति चित्र के क्षेत्र में आपने विशेष आपको अनुभव आपने काम किया है। फिल्म निर्माण में भी आपने सहयोग किया है, जिसमें गोरू एक फिल्म है और भ्रमण का एक शो, एक डॉक्यूमेंट्री बनी, उसमें भी आपने सहयोग किया। आपने पूरे यूरोप की 30 से अधिक बार आपने यात्राएं की, भ्रमण किया। आपने रोम, पेरिस, बर्लिन, मॉस्को आपको बहुत प्रिय लगे जब आप वहां पर गए। जापान आपको सबसे विचित्र लगा, ऐसा आपने साक्षात्कार में कहा जब मैंने आपसे पूछा। बहुत
प्रभावी विश्व स्तरीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष। मुख्य अतिथि के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप रोज ही देखते हैं अभी कितना बड़ा आयोजन चूरू में हुआ, चूरू महोत्सव। कलेक्टर साहब हमारे अपने ही, जब चाहे हम चले जाते हैं, जब चाहे आग्रह करते हैं, बहुत सौम्य आपका व्यक्तित्व। और जो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है उनके बारे में भी आपको मैं बताना चाहूंगा। आप राजकीय लोहिया महाविद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं और आपके बहुत सारे शोध पत्र और आलेख प्रकाशित हुए हैं। आप जाने माने साहित्यकार भी हैं और एक बहुत बड़ी बात, आपका जो पीएचडी हुआ है उनका जो मूल विषय था वो हवेली संरक्षण ही था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के तौर पर आप आए, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। राजेश जी शर्मा जो हमारे विशिष्ट अतिथि है कार्यक्रम के, आपने एमए किया इतिहास में, एमएसडब्ल्यू किया समाज कार्य में, आपने पीजी किया है, 13 वर्षों से अधिक आपका अनुभव है, आप टूरिस्ट गाइड हैं मेंटर में, और आपने भी पूरे भारत की यात्राएं की है, पूरा भारत भ्रमण आपने किया है। अनुराग जी तो अपने ही है, अनुराग जी शर्मा भी आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि। आप आइस क्लब के वर्तमान आप अध्यक्ष हैं और चूरू में जितनी सुंदर सुंदर आप होटल देखते हैं, सुंदर सुंदर बिल्डिंगें देखते हैं, उनके सारे नक्शे आपने ही बनाए हैं। बहुत जाने माने आप चूरू के चेहरे, बहुत सुंदर। हमारे आज के कार्यक्रम का पैनल नितिन बजाज कार्यक्रम के संयोजक है, युवा है, जुझारू है, पत्राचार करते रहते हैं विभिन्न डिपार्टमेंटों से। और एक उधर कुर्सी पर जो बिल्कुल शांत से बैठे हैं डॉक्टर केसी सोनी, आप राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आपका डिपार्टमेंट तो जीव विज्ञान, लेकिन आपकी विशेष रुचि कला के क्षेत्र में, आपके बारे में भी मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा। आपकी अभी एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है रतन नगर के ऊपर, क्योंकि आप खुद रतन नगर के रहने वाले हैं। करीब 10 लाख रुपए लगेंगे उस पुस्तक का संकलन करने में, उसको प्रिंट करवाने में। आप लेखक भी है, उस पुस्तक के आप संपादक भी है। पुस्तक 4 खंडों में विभक्त है। जो उस पुस्तक का खंड वह है उसमें रतन नगर का की जो स्थापत्य कला है उसका आपने विशेष उल्लेख किया है। अध्याय 7 में आपने रतन नगर की जो हवेलियां है उस पर आपने प्रकाश डाला है। अध्याय 8 में आपने रतन नगर के जो भित्ति चित्र है उन पर विशेष आपने उसमें पुस्तक में प्रकाश डाला है। और अध्याय जो 12 है उस पुस्तक का, उसमें रतन नगर की जो छतरियां हैं उनके बारे में विशेष उल्लेख किया है। लाखों तस्वीरें आपने पूरे राजस्थान में घूम घूम कर हवेलियों की खींची। आप कभी आपको समय मिले तो इनके घर में लाइब्रेरी बनी हुई, आप जाकर जरूर देखिएगा। और पुस्तक का जब विमोचन होगा तो सभी को हम इनवाइट करेंगे, बड़ा भव्य समारोह होगा, उसमें आप सभी आइएगा। ये एक छोटा सा परिचय मैंने देने का प्रयास किया हमारे जो मेहमान है उनका। अब क्योंकि अपना जो मुख्य विषय इस कार्यक्रम का है चूरू जिले की हवेली संपदा वर्तमान दशा व संरक्षण, सीधा पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ है। तो पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक बीकानेर संभाग के अनिल राठौर ने इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं भेजी है। वो ऑनलाइन जुड़ना चाह रहे थे लेकिन वीसी के कारण इस कार्यक्रम से सीधा नहीं जुड़ पाए। उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा 1 मिनट का, वो मैं आप यहाँ पर बजाता हूँ पर आप उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रति शुभकामनाएं भेजी। मैं अनिल राठौड़, संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग बीकानेर संभाग बोल रहा हूँ। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि युक्ति सामाजिक शोध संस्थान चूरू एवं राजस्थान कला संस्कृति एवं विरासत संरक्षण अभियान के द्वारा चूरू किले की हवेली संपदा वर्तमान दशा व संरक्षण विषय पर परिचर्चा की जा रही है। संपूर्ण शेखावाटी में अपने अतुल्य हवेली आर्किटेक्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देश दुनिया से पर्यटक इनके विशिष्ट सौंदर्य को अनुभूत करने यहाँ आते हैं। अभी हाल ही में राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 में भी शेखावाटी क्षेत्र की कलात्मक हवेलियों के संरक्षण योजना एवं हेरिटेज वॉक संबंधित कार्य का कहा गया है। इस प्रकार की परिचर्चा निश्चित रूप से एक सकारात्मक अनुभूति देती है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को हवेली संरक्षण से जोड़ेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी अरविंद जी भाई साहब, मुख्य अतिथि प्रिय अभिषेक जी, हमारे जिला कलेक्टर अनुराग जी, राजेश जी, नितिन जी,
ऋषि सोनी साहब और आप सब, कार्यक्रम की जो रचना है उस दृष्टि से मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कह सकता। किसी और व्याख्यान के लिए एक व्याख्या था, उसमें से कुछ बिंदु रखूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा जो काम है वो चूरू जिले की हवेली संपदा से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पूरा हवेली पे नहीं है। वो उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन से जुड़ा हुआ है, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो एक नई टर्म थी उस समय। उसका जितना अरविंद जी कह सकते हैं उतना मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा काम तो अकादमिक काम है। मैं तब तक ही हवेलियों में गया जब तक मुझे काम करना था, लेकिन आपने अपना पूरा जीवन इसी काम में लगाया है। जैसा वो विषय को समझते हैं मैं नहीं समझता, लेकिन एक बात सबको समझ में आती है। अब भी विषय आया कि हवेलियों का संरक्षण करने के लिए सरकार कुछ करेगी। चलो ठीक है, कुछ करेगी, लेकिन वो कुछ कैसे करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है हमारे बीच में, जो उस समय भी मैंने देखा। 2008-9 में मैंने ये काम शुरू किया, कई साल तक चला। जब काम शुरू किया तब चूरू जिले की हवेलियों की एक सूची बनाई, और जब काम खत्म किया उस समय उसमें से 20-25 हवेलियां पूरी तरह से नष्ट हो गई। उनके चित्र या तो अरविंद जी के पास मिलेंगे या वो मेरे पास कुछ मिल सकते हैं। हवेलियां ही पूरी तरह से खत्म है। अब उसका कारण क्या है वो एक दूसरी बात है। एक बड़ा कारण तो ये है कि ये नहीं पता कि इस हवेली के जो वारिस हैं उनको नहीं पता कि हमें इनका क्या करना है, हमें इनको संभालना है कि नहीं संभालना है। एक शेर है जावेद जी हैं उनका कि अमीर जादे जो खुद को संभाल कर रखते, सेठों की जो संतानें हैं सीधा समाज की बात करने हैं कि अमीर जादे जो खुद को संभाल कर रखते, हवेलियों का मुकद्दर खंडहर नहीं होता, और लहू जला के उजाला करूं मैं कितना ही, नया चिराग कभी मोतबर नहीं होता। नया चिराग उतना भरोसेमंद नहीं है। मैं मेरे काम के लिए गया और मैं आ गया। अरविंद जी की आत्मा जुड़ी हुई है, लेकिन इनका पेट भी जुड़ा हुआ है, इनका व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आप में से, हम में से कोई आदमी उस हवेली के पास से गुजरता हुआ वहां पेशाब कर रहा है और उसके मन में यह ख्याल ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की, हवेली बिक रही है, हवेली टूट रही है, कौन खरीद रहा है, कौन मार्केट बना रहा है वहां पर। इस मामले में न तो प्रशासन कुछ कर सकता, न जनता कुछ कर सकती। अगला आदमी बेच चुका, अगले ने खरीद ली, दूसरा उसमें काम कर रहा है, क्या करेगा कोई दूसरा उसमें। ये बहुत सारे विषय उस समय आए जब मैंने काम किया था, और नतीजा यही निकला कि कोई कुछ कर सकता है तो इस शहर का आदमी इस शहर की हवेली के लिए कुछ कर सकता है। बहुत सारी हवेलियां ऐसी हैं जिनके सिर्फ दरवाजे बचे हुए हैं। वो मेरे पास पूरी लंबी चौड़ी सूची है उनकी। एक होता क्या है, असल में 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। बातें कहेंगे, अरविंद जी कहेंगे, उनके पास व्यापक अनुभव है, गहरा अनुभव है। मैं कुछ उसकी भूमिका के रूप में कुछ बातें कह रहा हूँ। 3 ही चीजें हमारी जुड़ी हुई हैं। वो ये है कि एक तो हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है इन हवेलियों से सीधा सीधा। थोड़ा सा अलग कर दे तो विरासत कह लो, चाहे उसको आप संस्कृति कह लो, वो जुड़ी हुई है। और तीसरा जिसकी तरफ ध्यान जाता नहीं है वो ये है कि हमारी समृद्धि भी जुड़ी हुई है। हम चाहें तो उन हवेलियों से कमाई कर सकते हैं। जिस जगह पर राजकुमारी डायना मरती है उस जगह को वहां के लोग पर्यटन स्थल बना देते हैं और कमाई करते हैं। और हमारे पास इतना कुछ है, उससे कमाने का हमारे मन में विचार ही नहीं, हम सोचते ही नहीं है। जितना ये जो खर्चा शहर की सफाई में होता है उतना खर्चा तो हम हवेलियों पे टिकट लगा के दिखाने में कर सकते हैं। एक विषय ये भी आया, ये तो खैर छूट रहा है जो कहना चाहते थे वो। एक विषय ये आया कि अब ये हवेली न तो इसका कोई मालिक आ रहा है, न
ये पता कि इसका मालिक कहाँ है, और आग खड़ी दिख रही है और अभी तो उसके दरवाजे टूटेंगे, फिर टूट ही गए लगभग, फिर उसकी खिड़कियां टूटेंगी, फिर लोग उसमें जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे और फिर उस पर कब्जा कर लेंगे, मार्केट बन जाएगा। इस सारी प्रक्रिया को क्या रोक सकते हो आप? या कुछ हवेलियां ऐसी हैं, आप तारानगर में, राजगढ़ में, सरदार शहर में, रतनगढ़ में, छापर, सुजानगढ़, आप चूरू जिले में कहीं चले जाओ आपको मिलेंगी। नहीं मिलेगी तो ये जो सालासर वाली साइड है, इस तरफ हवेलियां कम देखने को मिली है, मुझे तो नहीं मिली ऐसी उल्लेखनीय हवेलियां। तो क्या है कि अब इसका हो क्या, पहले तो वो बात जरूरी है जो टूट गई है। जो मैंने देखी उस समय, वो जो एक दरवाजा बचा हुआ था तारानगर में, उंगोदा सिंह की हवेली है या पता नहीं उसका क्या नाम है, मैंने पूछा कि भाई ये क्या मामला है, इस हवेली का क्या है? तो बोले साहब इसका तो दरवाजा टूट गया, इसके पास वाली जो हवेली है वो कभी खुलती नहीं है। यहाँ जब सेठों के घर में कोई जन्मता है, वो 20 वर्ष का होता है, 10 वर्ष का होता है, 4-5 संतानें एक साथ हो जाती हैं, तो वो यहाँ आते हैं, एक दिन यहाँ अपने पितरों की धोख मारते हैं और चले जाते हैं। इतना ही उनका अपना उत्तरदायित्व है। अब इसका हो क्या, प्रश्न तो ये है, हम क्या सुझाव दें? मैंने भी एक अपनी रिपोर्ट बना के भेजी थी, लेकिन मैंने वो सीधी भेज दी। यदि मैं जिला प्रशासन के माध्यम से भेजता तो शायद उस पर कोई काम होता। मैंने उनको 2-3 सुझाव दिए कि ये तय है कि ये हवेली जाएगी, अब नहीं बचने वाली है। आप इसका जितना भी जैसे दरवाजा बचा हुआ है, आप इसके दरवाजे को ऐसे कैसे उठा लो, एक हमारे चूरू में कोई जगह लेके और आप एक हवेली पार्क बना दो, वहां उसका संरक्षण हो सकता है, यहाँ से तो वो चला जाए। या मान लीजिए कहीं कोई पत्थर पड़ा है, आपको ध्यान में आ गया ये भित्ति चित्र दीवार से टूटा हुआ है, उसमें एक चित्र है, उसको ऐसे कैसे ले जाके वहां पर आप वीडियोग्राफी करवा लो, आप उनके 3D चित्र बनवा लो, ये सारे काम करके जो आता है उसको आप दिखा सकते हो, टिकट लगा सकते हो, ऐसे तो बच सकता है। दूसरा, जिस हवेली का कोई मालिक नहीं है, इसके लिए आप एक जिले के स्तर पे एक समिति बना सकते हो, काम दे सकते हो कि भाई इन हवेलियों के मालिकों का कोई पता नहीं संभालते हैं, तो जिला प्रशासन अपने स्तर पे उनका अधिग्रहण करे, उनको प्रिजर्व करे, तब तो ये बचेगी। नहीं तो थोड़े दिन बाद में नहीं पता होगा कि कोई हवेली कहीं बच भी सकती है क्या। वो खड़ी है हवेलियां, तो वो इसलिए खड़ी है कि वो मजबूत हो जाता है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं आ रही है, वरना तो उतार के ले जाए। आज के 50 साल पहले यहाँ एक उद्योग शुरू हुआ था आसपास में कि हवेलियों में जाओ, हवेलियों के दरवाजे उखाड़ो और उनको पुरातत्व के नाम पर बेच दो, और लोग अरबपति करोड़पति हो गए। आप आसपास में ढूंढोगे तो मिलेंगे। फिर बाद में दूसरे काम शुरू हुए, नए दरवाजे बनाओ, उनके जमीन में डालो, उनको पुराना बताओ, वो सारा धंधा बाद में शुरू हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने राजस्थान में तो कहा ही जाता है कि भाई 2 चीजें बचती है, या तो गीदड़ा और या भीतड़ा। यदि आपने गीतों को बचा के नहीं रखा, लोक गीतों को, तो आपकी संस्कृति नहीं बचेगी। यदि आपने गीतों को बचा के नहीं रखा, तो आपकी लोक संस्कृति नहीं बचेगी। ये मानना चाहिए। आप ये देखिए, जब मैं काम करने निकला था अरविंद जी, तो जिस जगह पे, जिस दरवाजे में गणेश जी होना चाहिए, उस गणेश जी के बीच में छेद करके और आपने वहां एक लट्टू लगा दिया। मैं इसको तो सारे को छोड़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल वो जो एकदम प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल गणेश जी के बीच में छेद कर दिया और वहां एक लट्टू लगा हुआ है, बिजली के तार ऊपर से निकले हुए। इतने अमूल्य चित्र हैं, जितने भी अवतार है ना, वो सारे अवतार आपको इन हवेलियों पे मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि इन भित्ति चित्रों का मतलब क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है। मैंने एक कथावाचक को लिया, उसको बुलाया, अपने साथ रखा और मैंने कहा भाई मुझे इनकी पीछे की अंतर कथाएं बताओ। तो मैंने कहा ये जो एक शुक्राचार्य दिख रहे हैं, इसकी आंख क्यों नहीं है, ये एक आंख दिखती है अर्जुन जी। तो बताया कि भाई वो उसके लोटे में घुस गया था राजा बलि के, है ना, वो जब वामन अवतार धारण करके जब भगवान गए, राजा बलि से दान मांगा, तो शुक्राचार्य बोले कि तुझे दान करना नहीं है। और जब वो संकल्प लेने लगा राजा, तो उसमें घुस गए कमंडल में। फिर उन्होंने वामन रूप में जो उस पर गोसा डाला अंदर, तो आंख फूट गई। तो ये शुक्राचार्य की आंख फूटी हुई। यहाँ ये हवेली है,
आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कोठारी, वहां एक हवेली में क्या है कि ऊपर विष्णु जी के पैर दबा रही है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का रूप कैसा होना चाहिए? हम जैसे चित्रों में देखते हैं, दीपावली को पूछते हैं, वो लक्ष्मी तो अलग होती है, लेकिन यहाँ तो लक्ष्मी बैठी है, मैं नाम भूल गया उस हवेली का, बिल्कुल पास में यही पर, वहां पर जोड़ा किए हुए जैसे यूं लगता है कि अभी अभी ये कोई स्कूल से आके कोई अपने आसपास की कोई देवी, कोई महिला, कोई माँ बहन आके बैठी है। तो ये लौकिक रूप जो है ना, वो हवेलियों के माध्यम से आ सकता है। आपने कल्पना कैसी की होगी? आज आपका जो सेठ का बेटा है रतनगर की हवेली में, सेठ का बेटा बंसरी बजाते दिखाई दे रहा है, उसके एक पंख लगा दी खाली, एक और एक बंसरी हाथ में दे दी। ये लौकिक रूप है। आप हर घर में कृष्ण को देख रहे हो। वो बात तो ये है, एक चित्र है चमड़िया हवेली का, ये शायद नगर का, उसमें गंगा सिंह जी के साथ सेठ बैठा है भक्ति। मतलब कहने का क्या है कि आप अपने आप को एक राजा के बराबर रखते हो, उसको भक्ति में अपनी दीवार पे लगाते हो। एक और भी आप चीज नोट करेंगे कि हवेलियों के बाहर आपको यूरोपियन स्त्रियों के और पुरुषों के चित्र मिलेंगे। एक कोठारी हवेली में आप आके देखेंगे, अंग्रेज अधिकारियों के चित्र उकेरे हुए हैं अंदर। अब आप कहोगे कि इससे हिस्ट्री कैसे निकालोगे, क्योंकि मेरा मूल विषय तो इतिहास है। तो ये बात है कि उस समय का जितना भी बड़ा सेठ रहा होगा, उसका मालिक है वो अंग्रेज है, वो यूरोपियन है। अब फिर आप तो ये आक्षेप लगा दोगे उस पर कि वो तो गुलाम था, उसकी तो मानसिकता गुलामी की थी, लेकिन आप ये उस समय का जब भारतीय राजनीतिक परिवेश देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि सेठ जाएगा कहाँ। उसका जो मुख्य काम है वो तो वो करेगा, और उस काम के लिए यदि आपके राजा में दम नहीं है तो फिर वो जो होगा उसी के साथ जाके काम करेगा। उसको तो समृद्धि करनी है। वो अंग्रेजों के साथ जुड़कर धन कमा रहा है और वो यहीं पर लगा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। राजलदेश्वर में जो हवेलियां मिलेंगी उसमें बाहर दरवाजे पर एक तरफ जो स्त्री है वो तो अपनी बहन है, माँ है, बेटी है, पूरा गहना सजा के पूरी तैयार और घूंघट के ऊपर दिखा रहे हैं, और दरवाजे के दूसरी तरफ है वो बिल्कुल छोटे कपड़े पहने हुए और वो अंग्रेज महिला दिखाई दे रही है। इसको आप किस रूप में देखेंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक खून जी की हवेली है, रतनगढ़ में मैं गया था, तो बाहर दो अपने कहते हैं ना, बाहर की तरफ कमरे होते हैं, उनकी सीधे और हवेली में घुसते ही एक सीढ़ी इधर एक सीढ़ी इधर जाती है, फिर ऊपर जाके वो अंदर भी निकल जाती है। तो भाई ये क्या है? तो बोले साहब ये हवा महल है हवेली का। हवा महल, शीश महल, चौबारा माड़िया, इन शब्दों के अर्थ नहीं पता है हमारी पुरानी पीढ़ी के बच्चों को। तो मैंने कहा यार इसको खोलो। बोले साहब ये खुलेगा तो नहीं। क्यों नहीं खुलेगा? बोले ये तो 130 साल पुरानी हवेली है, ये तो 50-60 साल हो गए तब से बंदी पड़ा है, और हमारे तो क्या है, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि इसका एक ताला तोड़ दे तो दूसरा ताला लगा दे, तो वही किसी दूसरे से करवाओ। मैंने क्या सुन के मैंने कहा इसको खोलो तो सही। बोले अंदर चमगादड़ें निकलेंगी। कोई बात नहीं, निकल जाएंगे तो अपन इसको खोलते हैं। 5-4 जनों को बुला के और उसका ताला खुलवाया, उसको खोला, 5-7-10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया उसको। फिर बाद में 2-3 लोगों ने हिम्मत की और उसकी खिड़कियां खुली तो सड़क पे कूदी थी रोड पर। जब उसके अंदर गए, बाहर कम से कम 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, और उसके अंदर जाते ही 10 डिग्री टेम्परेचर का अंदर आ गया, 40 डिग्री टेम्परेचर अंदर। मैंने कहा कि कहीं से लाके नापो बाहर कितना और अंदर कितना है, तो वो थर्मामीटर बाहर 45 बता रहा था और अंदर वो 35 बता रहा था। तो ये निर्माण ऐसे थोड़ी हो गया, यूं ही थोड़ी बना दिया उन्होंने। ये जो ढोला है ये ऐसे थोड़ी बनता है, डाट ऐसे थोड़ी बनती है। जो कैलाइडोस्कोप है बेल्जियम से लाकर वो वहां पर आपको चिपका के डिजाइने बना रहे, सेतीरे हैं। अब अंदर की जो दीवारें हैं उनको चित्र मिलेंगे। और बड़ी जोरदार बात है, तारानगर में वो शारदा जी का नोरा है, वहां क्या है, उसको गोदाम बना रखा है। अंदर से तो हवेली खत्म है, बस वो दरवाजे हैं और गोदाम है। गोदाम के अंदर सामान पड़ा था और ये मजदूर टाइप लोग सो रहे थे। मैं गया मेरे मित्र को लेके वहां, मैंने कहा भाई इसको देखते हैं क्या है। तो ऊपर देखा तो इतने सुंदर चित्र ऊपर की दीवार पर, राम का दरबार है, कृष्ण का दरबार है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी भी है। मैंने उस बलदार को पूछा, मैंने कहा तू है कहाँ का? बोले मैं तो अठे कोई हूँ।
तो मुझको तू रोज देखे कि बोले मैं रोज देखूं, तो मुझको ऐ भगवान है हम आगे कोई खास बात है ये बात है। मैंने सोचा इसे कुछ पूछे, उसने कहा देखो जी बात यह है कि महाराज का महाराज है ना लग रहे लुगाई के टॉपनी या मोटियार है मर्द है। मेरे समझ में नहीं आई बात, मैंने क्या ये कहना क्या चाहता है। मैंने कहा बात बता, तो बोले देखो रामचंद्र जी के मुंह से, कृष्ण भगवान के मुंह से, और विष्णु भगवान जो लक्ष्मी जी पैर दबा रही है वो मुंह से लगी हुई है। इस सारे विषय पे जब विचार किया तो ये समझ में आया कि मूल रूप से तो ये जो चरित्र है जो युद्ध करने वाले हैं ये मूल रूप से तो मूछ वाले ही होंगे, लड़ने वाले ही होंगे। जब राम के पिता दशरथ के दाढ़ी मूछ लगा रहे हो तो फिर रामचंद्र जी को आपने क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं लगाया? चारों भाइयों के मुंह से लगी हुई है। मेरे पास वो चित्र है। वजह उसकी ये है कि जब मध्यकाल में जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ और लोगों में ये भय व्याप्त हो गया कि अब तो कुछ बचना ही नहीं है, ऐसे टाइम में लोगों के मन तक पूछने के लिए हमारे भक्त कवियों ने इन देवताओं का मानवीकरण तो पहले से था ही, इस तरह से रूप प्रस्तुत किया कि जैसे ये कोई बड़े ही सुकोमल हैं, बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल सरल हैं, उपलब्ध हैं। कृष्ण का जो रूप देखते हो आप, उसका जो रसिया रूप है वो वहीं से आया हुआ है। कोई कलाकार ऐसा हुआ जो उन देवताओं को उस रसिया रूप से बाहर निकालना चाहता है। हम इतिहास वाले इसकी हमारे तरीके से व्याख्या करेंगे, वो व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको बता रहा हूँ। रतन नगर में एक हेम जी गए थे मेरे साथ, एक लीलगढ़ की हवेली है, वो हवेली किसी और की थी। बताते हैं कि बहुत सारे लोग, समय का अभाव है, ज्यादा बातें किसी और की करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो हवेली बिक गई, अगला मालिक हो गया। उसने वहां पर वो गणेश जी महाराज को वहां से हटा के अपना जो कुछ करना था वो कर दिया। इस सारे को पर मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन इतनी तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए कि मेरे पुरखे जो कर गए थे वो मैं बचा नहीं पाया। अब जो हवेलियों में जो चीजें होती है, आप माड़िया में और चौबारे में फर्क नहीं कर सकते। आपकी हवेली में चांदनी भी होती है, नगरश्री है, उसमें भी मेरा एक विद्यार्थी काम कर रहा है। हमें व्यक्तियों के चित्र मिल रहे, लेकिन यहाँ हवेलियों के चित्र भी तो हो सकते हैं। वो उन भित्ति चित्रों के चित्र बनाकर हम यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। पूरा जो भित्ति चित्रों का विज्ञान है, ये अनुराग जी बैठे हैं, ज्यादा काम तो ये कर सकते हैं कि उस समय वो लोग जो निर्माण में जो सामग्री काम में लेते थे वो क्या होती थी और आज क्या होती है। पूरा का पूरा बाजारीकरण है। आप जिस मटेरियल से मकान बनाते हो, लोहा लगाते हो, उसमें ये टाइलें लगाते हो, सीमेंट लगाते हो, फिर वो गर्म होता है तब आप ठंडा करने के लिए उसमें लाकर एसी लगाते हो। वो प्रकृति के साथ जीते थे, आपको किसी भी पुरानी हवेली में एसी लगाने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल लोक जीवन से जुड़े हुए चित्र, एक चित्र में एक पुरुष ने हाथ में बोतल ले रखी है और वो महिला है ना वो हाथ में झाड़ू लिए खड़ी है, और एक आदमी जिनसे मैं तो एक ही बार मिला, इनका तो बहुत गहरा संबंध है, नीले के ऊपर बाहर से आकर वो आदमी यहाँ काम कर रहा है लगातार शुरू में। और उन्होंने लिखा है अपनी किताब में पेंटेड टाउन्स ऑफ शेखावाटी में कि मैं और रघु जिस हवेली में गए थे 23 साल, उन्होंने बाकायदा नाम लिखा है उस हवेली के का। हमने उस समय सोचा था कि कोई संभालेगा, लेकिन अब इसका कोई धनी धोनी नहीं। इन दोनों भाइयों का जो योगदान है, जो काम है, मैं ये कह रहा हूं कि पद्मश्री से कम नहीं है। लेकिन न तो ये खुद कभी कोई अप्लाई करने में रुचि लेते हैं और न हम लोग लेते हैं, इनका नहीं है ये काम, ये तो हमारा होना चाहिए। मुझे हवेली में काम किए हुए बरसों हो गए, पहला मौका है कि मैं चूरू में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, मैंने अपना थीसिस भी दिया कि भाई इसको देख लो। लोक जागरण जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज क्या करके गए हैं, इनका महत्व क्या है। ये जो ओपन आर्ट गैलरी है, इस गैलरी में जो ज्ञान की बातें हैं, चाहे बंदर न्याय कर रहा है, हाथ में कूड़ा लेकर सांप ले रखा है, कह रहा है कम तोलेगा सेठ, तो ये सांप खा रहा है। ये नीति शास्त्र पूरा हवेलियों में चित्रित है। आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहां किताब पढ़ाते हैं, बच्चों को विजिट कराइए, एक एक चित्र का उसको अर्थ बताइए।
वो समझ आएगा गाय चराता हुआ कृष्ण है, वो हवेली में दिखेगा तो ज्यादा प्रभावित करेगा। एक अरनंगत की हवेली में बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा, माँ उसके पीछे थप्पड़ दिखा के उसको हाथ में उसके बैग दे रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कही जा सकती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी हवेलियां हैं। बल्कि मूर्ति दिखाई दे रहे हैं राजराजेश्वर की हवेली में, और एक जगह पर एक आदमी उसका वो बोतला तोड़ रहा होता है, दूसरा उस पर वार कर रहा होता है। पहले के लोग कैसे रहे, ये जानने के लिए तो दूसरे देशों के लोग हमारे आते हैं। हम हवेली में क्यों जाते हैं? हम हवेली में इसलिए जाते हैं कि भाई हमारे पुरखे कैसे रहते थे ये देखें, और उन्होंने क्या बढ़िया किया उससे सीखें। ये हमारी स्मृतियां हैं, इतिहास मूल रूप से स्मृति ही है, और इससे हम कमा सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं। समय की एक मर्यादा थी, मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं अपने बात को यही पूरा करता हूँ। किसी और दिन हम हवेली पर 2-3 घंटे तक बात करेंगे। उस दिन बहुत कुछ निकल कर आएगा कि हमें आगे क्या करना है। फिलहाल आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए आप लोगों को